हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का रिवीजन। तो आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है ये डील करता है टेक्निक जिसपे कि हम लोग लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं या फिर एंजाइम को एक ऑर्गेनिज्म से, जिससे कि हम लोग प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स और उसको प्रोसेस करते हैं हम लोग यूज़फुल, जो कि ह्यूमन के लिए होता है। अब कर्ड किससे बनता है? आपका बनता है लैक्टोबैसिलस से। ब्रेड बनता है आपका बेकर चीज़, जो कि होता है सैकरोमाइसिस सेरेविसी। आपका जो वाइन होता है ये भी बेकर चीज़ से बनता है, ये ब्रीवर्स ये इससे बनता है, और ये भी सैकरोमाइसिस सेरेविसी होता है। और ये जो सारे के सारे होते हैं माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस। ये एक थॉट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। अब ये यूज्ड होता है एक रेस्ट्रिक्टेड सेंस में। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म भी होता है, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से भी हम लोग ये सेम चीज़ हम लोग लार्जर स्केल में पा सकते हैं। तो फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, आपका टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, और सिंथेसाइजिंग एक जीन करते हैं उसका यूज़ करके, और डेवलप करते एक डीएनए वैक्सीन या फिर करेक्ट करते एक डिफेक्टिव जीन को। ये सब के सब बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। जो यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी, इसने एक डेफिनेशन दिया है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जो कि इनकम्पास करता है दोनों ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का व्यू। तो जो डेफिनेशन था ईएफबी ने क्या दिया, ईएफबी का फुल फॉर्म यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने बोला कि जो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इसको एज इट इज़ याद रखना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? टेक्निक जिससे कि हम लोग ऑल्टर करते हैं केमिस्ट्री जेनेटिक मटेरियल की। आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए और आरएनए। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, और फिर हम इसको चेंज कर देते हैं फिनोटाइप। अब आपका जो होस्ट होता है ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा कल्चर करते हैं, ज़्यादा लार्ज नंबर पे कल्चर करते हैं। बायो प्रोसेस, ये आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का है सेकेंड वाला पॉइंट। मेंटेनेंस करते हैं हम लोग स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस का एक केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में, जिससे कि ग्रोथ होता है सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर्ड माइक्रोब या फिर यूकैरियोटिक सेल का बड़े बड़े क्वांटिटी में, जिससे कि हम लोग मैन्युफैक्चर क्या कर पाते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे एंटीबायोटिक्स मतलब दवाई, वैक्सीन है ना, कोरोना वायरस वैक्सीन आया था वो सब। तो फिर हम यहाँ पे हम लोग एडवांटेजेस क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर इस पर क्या होता है, आपके वेरिएशंस होते हैं, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप होते हैं, और ये बेनिफिशियल होता है ऑर्गेनिज्म के लिए भी और पॉपुलेशन के लिए भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एकदम ऑपोजिट है, ये आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखता है और फिर इस पर कुछ घोटाला नहीं होता। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस पर होता है वेरिएशन। तो जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स है जो कि प्लांट्स में यूज़ किए गए थे और एनिमल ब्रीडिंग में किए गए थे, इससे इंक्लूजन और मल्टीप्लिकेशन हुआ था अनडिज़ायरेबल जीन का। मतलब कि इंक्लूजन मतलब कि अंदर डालना, और मल्टीप्लाई हो रहा था अनडिज़ायरेबल जीन डिज़ायर्ड जीन के साथ। मतलब वो आपका अनडिज़ायरेबल भी हो रहा था, डिज़ायरेबल भी हो रहा था, डिज़ायरेबल। तो जब आपका जो टेक्निक्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जो कि क्या करता है, इंक्लूड करता है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए और यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग जीन टैक्सी बोलते हैं। जीन क्लोनिंग मतलब बहुत सारे कॉपी बनाना, और जीन ट्रांसफ़र मतलब कि हम लोग जीन ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट पे। इसने ओवरकम कर दिया इस लिमिटेशन को और हमको अलाउ किया कि हम आइसोलेट करें और सिर्फ एक सेट ऑफ डिज़ायरेबल जीन को ही करें। पहले दोनों हो रहे थे, अब सिर्फ डिज़ायरेबल जीन होगा, और हम लोग अनडिज़ायरेबल जीन को टारगेट ऑर्गेनिज्म में नहीं डालेंगे। तो फिर अब देखें फेट। अब बताइए फेट क्या होता है, कि जो एक डीएनए है जो कि एक एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर चला गया, उसके बाद क्या होगा, ये जो पीस ऑफ डीएनए है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा खुद को प्रोजेनी सेल में ऑर्गेनिज्म के, लेकिन जब वो जीनोम के साथ इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ जाता है रिसिपेंट के साथ, तो फिर वो मल्टीप्लाई हो सकता है और इनहेरिट हो सकता है होस्ट डीएनए के साथ। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपका एलियन पीस ऑफ डीएनए है ये एक पार्ट बन गया आपके क्रोमोसोम का, और क्रोमोसोम के पास क्या होता है, एबिलिटी टू रेप्लिकेट। अब इन अ क्रोमोसोम स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कोई भी एलियन पीस ऑफ डीएनए को, एक ऑर्गेनिज्म को, उसको एक पार्ट होना पड़ेगा पहले क्रोमोसोम का, जिसका कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जिसको कि हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे। और फिर तब जाके एक एलियन डीएनए जैसे ही लिंक होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ,
तो फिर ये एलियन पीस ऑफ डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है और खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में। इसको हम लोग क्लोनिंग बोलेंगे। क्लोनिंग यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। अब क्यों ना हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो कंस्ट्रक्शन है पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ये किससे आया था? पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग एक जीन जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाता है, जो कि एक नेटिव प्लाज्मिड के साथ था, उससे हम लोगों ने इसको लिया था। तो फिर ऑटोनोमसली क्या था ये? ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यहाँ पे देखिए आपको प्लाज्मिड का डेफिनेशन दे दिया है। प्लाज्मिड का है आपका ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, किसका? सैल्मोनेला टाइफिलियम का। इम्पॉर्टेंट है, स्टैनली कोहिन और हर्बर्ट बॉयर ने अकम्प्लिश किया था इसको 1972 में। साल याद करना बहुत मुश्किल है, बट आप याद कर सकते हो अगर आप 700 के ऊपर एम कर रहे हो तो फिर कैसे आइसोलेट करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को और कटिंग आउट करके एक पीस ऑफ डीएनए एक प्लाज्मिड से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कन्फर करने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जो कटिंग ऑफ डीएनए होता है स्पेसिफिक लोकेशन में, ये पॉसिबल हुआ किससे? डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर से। अब कट कैसे करते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर सीजर के थ्रू, जिसको कि हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? आपका रेस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में। तो आपका जो कट पीस डीएनए है, इसको फिर लिंक किया आपने प्लाज्मिड डीएनए में, और फिर ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये एक्ट करता है वेक्टर की तरह और ट्रांसफ़र करता है पीस ऑफ डीएनए जो कि उससे अटैच्ड होता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिएगा मॉस्किटो, जो कि एक इंसेक्ट वेक्टर की तरह एक्ट करता है, ट्रांसफ़र करता है मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी के अंदर, और उसी तरह एक प्लाज्मिड जो कि एक वेक्टर की तरह यूज़ होता है, ये डिलीवर करता है एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जो लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है जीन किसके साथ? प्लाज्मिड वेक्टर, ये तभी पॉसिबल हुआ कौन से एंजाइम के थ्रू? डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है, जो कि एक्ट करता है आपके कट डीएनए मॉलिक्यूल में और जॉइन करता है उसके एंड्स। अब ये ना आपका एक न्यू कॉम्बिनेशन बना देता है, किसका? सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। किसका किसका डेफिनेशन था ये? प्लाज्मिड का था कि नहीं? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर आगे, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मैं ढूंढ नहीं रही अभी। तो फिर प्लाज्मिड का डेफिनेशन था। तो फिर अब देखिए क्रिएट कहाँ पे हुआ ये? इन विट्रो में, इन विट्रो। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब ये डीएनए ट्रांसफर हुआ ई कोलाई में, एक बैक्टीरियम जो क्लोज रिलेटेड था सैल्मोनेला के साथ, वो रेप्लिकेट हुआ न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू और मल्टीपल कॉपीज़ बनाए। ये जो एबिलिटी होता है मल्टीप्लाई करने की कॉपीज़ ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ई कोलाई में, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग। किसका? एंटीबायोटिक जीन किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर। तो इसलिए आप लोग इससे आपको पता चलता है कि 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म में। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए डिज़ायरेबल जीन्स के, जिसकी डिज़ायरेबल जीन्स के साथ, फिर इंट्रोडक्शन करने का आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट के अंदर, फिर मेंटेनेंस करने का इंट्रोड्यूस डीएनए को होस्ट के अंदर और ट्रांसफ़र करने का उस डीएनए को प्रोजेनी के आगे। तो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आरडीटी बोलते हैं। यहाँ पे आपके जो की टूल्स होते हैं वो होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर जिसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर और होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो आपका आ जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में। 1963 में 2 एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल थे रेस्ट्रिक्ट किसके लिए? ग्रोथ करने का, बैक्टीरियोफेज ई कोलाई में, उसको हम लोगों ने आइसोलेट किया। एक को हमने मिथाइल ग्रुप को ऐड किया डीएनए में, और जो दूसरा कट डीएनए था उसको हमने बोला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो क्या था? आपका हिंद-2, जिसका कि फंक्शनिंग डिपेंड करता है एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, जो कि आइसोलेट हुआ था, कैरेक्टराइज हुआ था 5 साल बाद। अब ये मिला था कि जो हिंद-2 है ना, ये हमेशा कट डीएनए करता है, मतलब डीएनए को कट करता है एक स्पेसिफिक पॉइंट में, जिस और स्पेसिफिक सीक्वेंस में, जो कि होता है 6 बेस पेयर। और ये जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन साइट। तो हिंद-2 के लिए रिकॉग्निशन साइट क्या था आपका? 6 बेस पेयर। हिंद-2 के अलावा हमको आज के दुनिया में, मतलब आज के समय में 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमको पता है, मतलब हमने ढूंढ चुका है, जिसमें से कि हम लोगों ने आइसोलेट किससे किया? 230 स्ट्रेन से।
स्ट्रेन्स ऑफ क्या, बैक्टीरिया, जिसको कि हम लोगों ने रिकोगनाइज किया डिफरेंट रिकोगनिशन सीक्वेंस से। अब जो कन्वेंशन होता है इन एंजाइम को नेम करने के लिए, जो आपका पहला नेम होता है वो आता है जीनस से, बाकी जो उसके बाद के जो 2 लेटर होते हैं वो आते हैं स्पीशीज़ से, प्रोकैरियोटिक सेल का, जिससे कि वो लोग आइसोलेट किए गए थे। जैसे कि एग्जांपल आपका जो इको R1 है, ये आपका ईस्टीरिया कोलाई RY, इसका RY13 यहाँ से आया है। अब यहाँ पे जो R है ये डिराइव हुआ है आपके स्ट्रेन से, और जो रोमन नंबर है ये क्या करता है, ऑर्डर बताता है कि ये जो एंजाइम था ये कब आइसोलेट किया था। अब जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये बिलोंग करता है एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम के थ्रू, लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियसेस। ये 2 तरीके के हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अब जो आपका एक्सोन्यूक्लियस है ये रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड्स एंड से, और एंड्स किससे, डीएनए से। और जो एंडोन्यूक्लियस है ये आपका एक स्पेसिफिक पोजीशन में काटता है, मतलब कि उसके बीच बीच में काटता है। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन करता है, इंस्पेक्ट करता है लेंथ को, एक डीएनए सीक्वेंस को। जैसे ही उसको वो लेंथ पता चल जाता है तो वो अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ढूंढता है, फिर वो डीएनए से वहाँ पे बाइंड कर जाता है और फिर कट कर देता है दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स को, किसको, डबल हेलिक्स, एक स्पेसिफिक वन में। डबल हेलिक्स क्या होता है, आपका डीएनए, उनके शुगर फॉस्फेट बैकबोन, डीएनए का शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है, वहाँ पे बाइंड करके कट कर देता है। आपका जो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक वे में, ठीक है, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, डीएनए में। तो फिर आपका ये देखिए, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ये होता है कि आप आगे से पढ़ो तो भी सेम, पीछे से पढ़ो तो भी सेम। तो फिर एज अ वर्ड पैलिंड्रोम, जहाँ पे कि सेम वर्ड रीड करते दोनों के दोनों डायरेक्शन में, जो पैलिंड्रोम होता है एक डीएनए सीक्वेंस में ऑफ बेस पेयर जो कि रीड करता है सेम दोनों के दोनों स्टैंड में, जब ओरिएंटेशन हम लोग उसको सेम रखें तो फिर एग्जाम्पल ये वाला सीक्वेंस है ना। तो फिर आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में कट करता है स्टैंड्स ऑफ डीएनए थोड़ा सा दूर सेंटर से, पैलिंड्रोम साइट्स का, लेकिन जो दोनों के दोनों बेस पेयर होते हैं ऑपोजिट स्टैंड्स का, मतलब दोनों के दोनों बेस पेयर के बीच में ही काटेगा, वो यहाँ पे काटेगा, ठीक है। अब ये लीव करता है एक सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एंड में, मतलब कि आपका स्टिकी एंड बन गया कुछ ऐसा। तो फिर ये आपको सिंगल स्टैंड दिख रहा है, ये दोनों सिंगल स्टैंड है एंड में, जो कि ओवर हैंगिंग स्ट्रेचर, जो कि होता है स्टिकी एंड्स हर एक स्टैंड के कोने में। तो फिर इसको हम लोग इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके साथ, उनके कम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट के साथ। अब जो स्टिकीनेस होता है एंड, ये फैसिलिटेट करता है एक्शन ऑफ क्या, डीएनए लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का काम। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ये यूज़ होता है आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिससे कि हम लोग रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि कंपोस्ट होता है डीएनए अलग अलग सोर्स के या फिर जीनोम से। जब हम लोग कट करते हैं सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रैगमेंट होता है इसके सेम काइंड ऑफ स्टिकेंट्स होते हैं, तभी वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं एंड टू एंड, किसका यूज़ करके, डीएनए लाइगेज, अलग अलग से नहीं हो सकते। तो फिर ये जो है आपका पैसेंजर डीएनए है, फॉरेन डीएनए, ठीक है। ये आप लोग को डायग्राम याद रख लीजिएगा, ये आ जाता है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आता है, डायग्राम सारे के सारे देख के जाने। अब आपने रियलाइज़ किया होगा कि जब तक आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके नहीं काट सकते, तब तक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल नहीं बना सकते हम लोग। तो फिर सेपरेशन ऑफ एंड आइसोलेशन कैसे करेंगे हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट का, पहले हम लोग करेंगे कट करेंगे डीएनए फ्रैगमेंट, किसका यूज़ करके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, जिसकी कि आपके डीएनए फ्रैगमेंट्स बनेंगे। अब ये कैसे सेपरेट होते हैं, एक टेक्निकल जिसको हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस पे जो डीएनए फ्रैगमेंट होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, सबको पता है क्यों होता है, फॉस्फेट ग्रुप के वजह से। तो वो सेपरेट होता है जब हम उनको फोर्स करें एनोड की तरफ। एनोड कौन सा होता है, पॉजिटिवली चार्ज जो आपका रॉड होता है। तो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको डालेंगे और एक मीडियम और मैट्रिक्स के ऊपर डालेंगे। तो फिर आजकल जो मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स क्या है आपका, एगारोल, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है और ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीवीड से। जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है सेपरेट करता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कैसे, सीविंग इफेक्ट, सीविंग इफेक्ट मतलब आप छन्नी इफेक्ट मान सकते हैं।
और ये प्रोवाइडेड कौन करता है, आपका एगरोस जेल इसको प्रोवाइड करता है। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज होते हैं ये ज़्यादा दूर चले जाते हैं ना, ये एनोड की तरफ जल्दी भागेंगे। तो फिर और ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट है इसको हम लोग कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, स्टेन के थ्रू। बिना स्टेन के नहीं होता। स्टेन किससे करते हम लोग, इथिडियम ब्रोमाइड से। इथिडियम ब्रोमाइड के बाद हमको यूवी से एक्सपोजर भी देना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग प्योर डीएनए फ्रैगमेंट नहीं देख सकते विजिबल लाइट में बिना स्टेनिंग के। हमको क्या दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड दिखेगा डीएनए का, जो कि होगा इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल में, जो कि एक्सपोज होगा आपके यूवी लाइट से। तो जो आपका सेपरेटेड बैंड है डीएनए का, ये हम लोग कट करते हैं एगरोस सेल से, फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं जेल पीस से, और इसको हम लोग बोलते हैं एल्यूशन। एक्सट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, एल्यूशन। अब जो आपका डीएनए फ्रैगमेंट होता है जो इस तरीके से प्यूरिफाई होते हैं, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको ज्वाइन कैसे करते हैं हम लोग, क्लोनिंग वेक्टर्स के थ्रू। अब आपको पता है कि जो प्लाज्मिड्स है और बैक्टीरियोफेज है, इनके पास एबिलिटी क्या होता है, रेप्लिकेट करने का बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए से। और जो बैक्टीरियोफेज होता है उनका हाई नंबर पर सेल होता है। उनका हाई नंबर पर सेल मतलब कि ज़्यादा कॉपी बना सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कॉपी नंबर होता है। कॉपी नंबर की नंबर ऑफ कॉपी नंबर फॉर्म्ड बाय वेक्टर इनसाइड होस्ट सेल ऑफ देयर जीनोम, बैक्टीरियल सेल के अंदर। कुछ प्लाज्मिड के 1 या 2 कॉपी होते हैं, और जो दूसरे के होते हैं 15 से 100 कॉपी पर सेल। तो फिर मतलब मोस्टली के 15 से 100 ही होता है, उनका नंबर और ऊपर भी जा सकता है। अगर हमने एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को लिंक कर दिया बैक्टीरियोफेज के साथ या फिर प्लाज्मिड डीएनए के साथ, तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर्स में, और उसके कॉपी नंबर के इक्वल कर सकते हैं, प्लाज्मिड के या फिर बैक्टीरियोफेज के। अब जो वेक्टर्स यूज़ होता है, जो आजकल हेल्प क्या करता है आपको इजी लिंकिंग करने का, क्या, फॉरेन डीएनए, और सिलेक्शन करने के लिए आपके रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से। आप बता सकते हैं इसमें रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। तो हम लोग आ जाते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में। ये भी तो पढ़ा था ओरिजिनल, ये आपके क्या है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट है ना, ये टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट पढ़ेंगे यहाँ से। ये एक सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। कोई भी पीस ऑफ डीएनए जब लिंक्ड होता है सीक्वेंस से, तो हम उसको रेप्लिकेट करवा सकते हैं। ये आपका कॉपी नंबर भी कंट्रोल करता है। अगर पूछा कौन क्या कॉपी नंबर कंट्रोल करता है, तो क्या होगा आंसर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द लिंक डीएनए। तो अगर किसी को रिकवर करने बहुत सारे कॉपी ऑफ द टारगेट डीएनए, उसको जो उसका जो क्लोन होगा वेक्टर, जो कि ओरिजिन जो होगा सपोर्ट करना चाहिए उसका हाई कॉपी नंबर, ठीक है ना, वहीं पे उसको वेक्टर को मतलब आपको क्लोन करना चाहिए जो आपका डिज़ायरेबल जीन है वो। तो जो सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर मतलब कि क्या करता है, डिफ्रेंशिएशन। अब ऑरआई के साथ साथ जो वेक्टर होता है उसको चाहिए होता है एक सिलेक्टेबल मार्कर, जो कि आइडेंटिफाई करता है और एलिमिनेट करता है आपके नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। और सिर्फ किसको ग्रोथ करता है, परमिट करता है ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स को ही। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसीजर है जिससे कि एक पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस होता है एक होस्ट बैक्टीरियम में। अभी जो जीन्स होते हैं जो कि एनकोड करते हैं रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स के लिए, जैसे कि एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन, ये होता है आपके यूज़फुल सिलेक्टेबल मार्कर ई कोलाई के लिए। ये भी पूछ सकते हैं। तो फिर जो नॉर्मल ई कोलाई सेल होता है, ये कोई भी रेजिस्टेंस अगेंस्ट ये सब एंटीबॉडीज़ कैरी नहीं करते, हम उनको बनाते हैं इसके अगेंस्ट मतलब रेजिस्टेंट। अब अगर हमको लिंक करना होगा एलियन डीएनए को, तो जो वेक्टर को ना मतलब काफ़ी कम या फिर प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, जिससे कि आपका कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, ताकि वो इजीली काट सके, है ना, दिमाग ना घूम जाए कि यहाँ काटो वहाँ काटो, तो इससे। तो फिर जैसे ही एक से ज़्यादा होगा तो जो वेक्टर होगा बहुत सारे फ्रेगमेंट बना लेगा, जिससे कि आपका जीन कटिंग क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट। तो फिर आपका जो लाइगेशन होगा, फिर जो आपका लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए है, ये कैरीड आउट होता है एक रेस्ट्रिक्शन साइट में। ये वाला ना आप छोड़ दीजिए, मैं आपको ये ऐसे ही समझाती हूँ। तो फिर आपका ये है वेक्टर PBR322, है ना, और ये आपके बैम यहाँ पे बोल रहा है कि आपके बैम H1 साइड पे एक फॉरेन डीएनए लग गया। तो बैम H1 क्या दिख रहा है आपको, टेट्रासाइक्लिन के साइड है, तो इसके बाद चला जाएगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, तो ये एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट इसका चला गया क्योंकि वहाँ पे वो लिंक हो गया ना, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट चला गया ना, क्योंकि वो
रिकॉम्बिनेंट बन गया तो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर पाएगा। तो फिर ये हो गया आपका रिकॉम्बिनेंट, ये हो गया आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो फिर आपको ये सब याद करना है। ये वाला डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा याद करके जाइए। ठीक है, और आप लोग मेरे वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से याद कराया हुआ है। ठीक है, तो फिर आपका जो सिलेक्शन होता है रिकॉम्बिनेंट का, क्यों होता है? इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसीजर होता है। कम्बरसम मतलब कि स्लो और कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि वो रिक्वायर करता है साइमल्टेनियस प्लेटिंग दोनों के दोनों प्लेट्स में, जिसके पास की अलग अलग एंटीबायोटिक्स होते हैं। देयरफॉर हम लोग एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर को डेवलप किया है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट के साथ। और उनका एबिलिटी क्या है? प्रोड्यूस करने का कलर प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में। अब इसमें क्या आता है? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करते हैं कोडिंग सीक्वेंस में एक एंजाइम के, जो कि होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज। इससे क्या होता है ना, आपका इनएक्टिवेशन हो जाता है एंजाइम का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यही बात है इसके पहले भी। तो जो आपका अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो होता है ब्लू कलर्ड कॉलोनी देते हैं, तो फिर अगर उसके पास अगर इंसर्ट नहीं होता तो फिर ब्लू कलर, तो फिर आपका जो रिकॉम्बिनेंट होगा उसका कलर होगा वाइट, मतलब कि नॉन कलर। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अल्फा गैलेक्टोसिडेज का। और जो कॉलोनीज है ये कोई कलर ही नहीं बनाते, तो फिर इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉम्बिनेंट की तरह। तो अगर कलर है कॉर्निस का, मतलब कि ब्लू कलर होता है, तो फिर वो होते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर कलर लूज कर दिया तो हो गए वाइट, तो वो है रिकॉम्बिनेंट। तो फिर जो वेक्टर्स होते हैं क्लोनिंग जीन्स के लिए प्लांट्स और एनिमल में, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं याद करने। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस एक पैथोजन होता है सेवरल डाइकॉट प्लांट्स का। ठीक है, ये क्या करता है? डिलीवर करता है एक पीस ऑफ डीएनए, जिसको हम लोग टीडीएनए बोलता है। ये ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल प्लांट सेल को एक ट्यूमर में, और ये जो ट्यूमर सेल होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स जो कि पैथोजन को रिक्वायर्ड होते हैं। आपको पता है ना, ये आपके क्या करता है, ट्यूमर में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स डिवाइड होते हैं। तो फिर वैसे ही जो रेट्रोवायरस होते हैं एनिमल्स में, इनके पास एबिलिटी होता है ट्रांसफॉर्म करने की नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में। अब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और यही जो है ना, ये आपका जो डिलीवर करता है, ये जो पैथोजन होता है ना, इसको हम लोग अनआर्म्ड कर दे, है ना, तो फिर ये आपको क्या हो जाएगा, आपके ह्यूमन के काम आएगा। टूल्स ऑफ पैथोजन होता है, यूजफुल वेक्टर्स होते हैं जो कि डिलीवर करते हैं जीन्स ऑफ इंटरेस्ट को ह्यूमंस के अंदर। और जब का ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का, उसको अब हम लोगों ने मॉडिफाई करके क्लोनिंग वेक्टर में बना दिया है, जो कि अब और पैथोजेनिक नहीं रहा प्लांट्स के थ्रू, बट वो फिर भी अभी भी किस लिए यूज़ होता है? डिलीवर जीन करने के लिए, हमारे इंटरेस्ट का, मतलब अब एक वेक्टर बन चुका है। तो फिर जो रेट्रोवायरस होता है, अब इसको हम लोग डिसार्म कर चुके हैं, हम लोग यूज़ करते हैं डिलीवर करने के लिए डिज़ायरेबल जीन एनिमल सेल के अंदर। तो जैसे ही एक जीन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट को हम लोग लाइगेट करते हैं सूटेबल वेक्टर में, वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक बैक्टीरियल प्लांट या फिर एनिमल होस्ट पे, जहाँ पे कि उसको फिर मल्टीप्लाई होना होता है। तो ये हो गया कम्पिटेंट होस्ट। तो जो आपका डीएनए होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब कि हाइड्रोजन लविंग, तो इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर पाता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन होता है आपका हाइड्रोफोबिक। तो फिर हमको फोर्स करना पड़ेगा बैक्टीरिया को ये लेने के लिए, तो इसके लिए हमको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा इस डीएनए को। कैसे होगा? इसको हम लोग ट्रीट करेंगे, तो हम लोग इसको एक स्पेसिफिक कंसनट्रेशन में डालेंगे डाइवेलेंट कटायन, मतलब कि Ca2+ डाइवेलेंट है ये, और कटायन है जैसे कि कैल्शियम, जो कि इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी, जिसके साथ कि वो डीएनए एंटर करता है आपका बैक्टीरियम में। किसके थ्रू? पोर्स, उसके सेल वॉल में। सेल वॉल किस पे होता है? प्लांट्स में। तो फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए फिर हम लोग फोर्स कर सकते हैं सेल में, इंक्यूबेट करके सेल्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ आइस में। फिर हम लोग उसको 42 डिग्री में डाले हीट शॉक में, फिर से हम लोग उसको आइस में डाले, जिससे कि बैक्टीरिया उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेता है। यही सिर्फ एक ओनली वे नहीं है, और एक मेथड होता है माइक्रो इंजेक्शन। इस पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस में एनिमल सेल के, और दूसरे मेथड में सूटेबल होता है प्लांट्स के लिए, और उसको बोम्बार्ड करते हैं बहुत हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल गोल्ड या फिर टंगस्टन के साथ, जो कि इस डीएनए के साथ कोटेड होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं बायोलिस्टिक या फिर जीन गन। और जो लास्ट मेथड होता है ये होता है आपका डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर,
जो कि हम लोग अलाउ करते हैं इन्फेक्ट करने के लिए सेल के लिए, और ये ट्रांसफ़र करता है आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर। तो फिर आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काफ़ी स्टेप्स होते हैं। पहला होता है फ्रैगमेंटेशन ऑफ पहला होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए किसके थ्रू, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, फिर लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट एक वेक्टर के अंदर, फिर ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, फिर कल्चर करने का होस्ट डीएनए को एक मीडियम या फिर लार्ज स्केल में और एक्सट्रैक्ट करना है डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को। अब हम लोग देखेंगे आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। न्यूक्लिक एसिड होता है जेनेटिक मटेरियल सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। मेजॉरिटी में डीएनए होता है। और ऑर्डर क्यों कट करना है हमको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, तो इसलिए इसको प्योर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि फ्री होना चाहिए दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल से। तो जो डीएनए होता है एंक्लोज्ड होता है एक मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसलिए हमको उस सेल को पहले तोड़ना हो जिससे कि हम लोग डीएनए को निकाल सके और हम लोग दूसरे मॉलिक्यूल से बच सके, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और लिपिड, इन सबको अलग कर दे। तो ये कैसे होगा, ट्रीट करके बैक्टीरियल सेल या फिर प्लांट एनिमल सेल को एंजाइम के साथ, जैसे कि लाइजोजाइम। लाइजोजाइम बैक्टीरिया में यूज़ होता है, सेलुलेज प्लांट में होता है यूज़, चिटिनेज फंगस में। तो फिर आपका जो डीएनए होता है, जीन्स लोकेट होते हैं आपके लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए में, जो कि इंटरवाइड होते हैं प्रोटीन के साथ, जैसे कि हिस्टोन। अब जो आपका आरएनए होता है ये रिमूव होता है किसके थ्रू, ट्रीटमेंट ऑफ राइबोन्यूक्लियस। प्रोटीन रिमूव होता है ट्रीटमेंट विद प्रोटीएज और दूसरे मॉलिक्यूल उसके जो भी ईएज वगैरह है उसके साथ। और आपका जो प्योरीफाइड डीएनए होता है ये प्रेसिपिटेट आउट होता है कैसे, ऐड करके आपका चिल्ड इथेनॉल। तो प्रेसिपिटेट होता है आपका चिल्ड इथेनॉल को यूज़ करके आपका प्योर डीएनए। अब कटिंग डीएनए एक स्पेसिफिक साइट में, तो जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन होता है ये कैसे परफॉर्म होता है, इंक्यूबेट करना होता है एक प्योरीफाइड डीएनए को डीएनए मॉलिक्यूल के साथ, मॉलिक्यूल को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ और एक ऑप्टिमल कंडीशन में। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक एम्प्लॉयड होता है चेक करने के लिए प्रोग्रेशन एक रिलीजिंग एंजाइम डाइजेशन को। अब डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो फिर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है जो कि होता है एनोड। तो यही प्रोसेस रिपीट होता है वेक्टर डीएनए के साथ भी। जो जॉइन होता है डीएनए इन्वॉल्व करता है सेवरल प्रोसेस है, जैसे हम लोग कट कर देते हैं सोर्स डीएनए को और वेक्टर डीएनए को एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, तो जो कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है एक सोर्स डीएनए के साथ और जो कट वेक्टर होता है स्पेस के साथ, ये मिक्स्ड होता है और लाइगेज ऐड किया जाता है, तो इससे प्रिपरेशन होता है आपका। तो फिर देखिए एम्प्लीफिकेशन हम लोग डायग्राम से ही पूरा पढ़ सकते हैं। तो जो आपको पीसीआर किसका होता है, पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पे काफ़ी कॉपीज़ बनते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट और इसको इन विट्रो सिंथेसाइज किया जाता है। तो आपका जो डीनेचुरेशन होता है मतलब कि हाई टेम्परेचर में रखा गया है और आपका एच बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। यही डायग्राम में मैं सब पढ़ा रही हूँ, पैराग्राफ स्किप हो जाएगा फिर। डीनेचुरेशन में हाई टेम्परेचर होता है और एच बॉन्ड टूट जाता है। प्राइमर को हम लोग एनिलर्स बोलते हैं। और आपका जो टैक पॉलीमरेज होता है ये होता है थर्मोस्टेबल, मतलब कि स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर में, और इसको हम लोगों ने आइसोलेट किया है बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस से। और फिर होता है आपका एक्सटेंशन, और फिर आपके 30 साइकिल हो गए। इधर एक फार्मूला था जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन आ सकता है, तो इसलिए वो आप लोग मेन वीडियो में देख लीजिए, वो एक्स्ट्रा है तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। तो फिर स्मॉल केमिकली डीएनए, ठीक है। अब आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपी बन जाता है। और फिर बस बाकी सब मैंने पढ़ा चुका है। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर काफ़ी मेथड्स होते हैं। रेसिपिएंट सेल को जब हम लोग कॉम्पिटेंट बना देते हैं डीएनए बनाने के लिए, तो फिर अगर एक डीएनए जिसके पास की रेजिस्टेंस है एक एंटीबायोटिक के लिए, जैसे कि एम्पिसिलिन, इसको ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग ई कोलाई सेल में, और जो होस्ट सेल होता है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल में। अगर हम लोग स्प्रेड करें ट्रांसफॉर्म सेल को अगर प्लेट में जिसपे कि सिर्फ एम्पिसिलिन हो, तो फिर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो करेंगे और अनट्रांसफॉर्म रेसिपिएंट मर जाएंगे। तो फिर इसके वजह से जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है इससे हम लोग ट्रांसफॉर्म सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है इस केस में हुआ आपका सिलेक्टेबल मार्कर। तो ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट। तो फिर आपका जो आप जब इंसर्ट करते हो एक पीस ऑफ एलियन डीएनए को एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र करते हो एक बैक्टीरियल, प्लांट या फिर एनिमल सेल में, तो जो आपका एलियन डीएनए है वो मल्टीप्लाई हो जाता है
और ऑलमोस्ट सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, और जो अल्टीमेट एम होता है ये होता है प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ायरेबल प्रोटीन को। तो फिर वहाँ पे एक नीड होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कि वो डिज़ायरेबल प्रोटीन को बना सके, प्रोड्यूस कर सके। तो फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस होना पड़ता है, और जो फॉरेन जीन एक्सप्रेस होता है अप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर ही। तो फिर आपका जो एक्सप्रेशन होता है फॉरेन जीन होस्ट के अंदर, ये काफ़ी टेक्निकल डिटेल्स होता है। जैसे आप क्लोन कर लेते हो जीन ऑफ इंटरेस्ट को और ऑप्टिमाइज़ कर देते हो कंडीशन जिससे कि आप एक्सप्रेशन को इंड्यूस कर सको, तो फिर जो टारगेट प्रोटीन होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो फिर अगर कोई प्रोटीन अगर आपका एक्सप्रेस हुआ एक हेट्रोलोगस होस्ट के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और जो सेल जो हार्बर होता है वो होता है क्लोन जीन्स ऑफ इंटरेस्ट, जो कि ग्रो होते हैं एक स्मॉल स्केल में लेबोरेटरी के अंदर। और जो कल्चर होता है वो यूज़ होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिज़ायरेबल प्रोटीन, फिर उसको प्योरीफाई करते हैं, फिर उसको हम लोग सेपरेट टेक्निक के थ्रू अलग करते हैं। तो जो आपका सेल्स है वो मल्टीप्लाइज होता है कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में भी, मतलब कि इसको हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग जो आपका मीडियम होता है ये ड्रेन होते रहता है एक साइड से, और जो फ्रेश मीडियम है दूसरे साइड से ऐड होते रहता है। और इससे जो आपके सेल होते हैं ये फिजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग में जाएंगे, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे बहुत ही लार्ज बायोमास बनता है जिससे कि हाई यील्ड बनता है आपके डिज़ायरेबल प्रोटीन का। आपके जो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर होता है ये एप्रिशिएबल क्वांटिटी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। लार्ज क्वांटिटी के लिए हम लोगों ने बायोरिएक्टर्स का इन्वेंशन किया, जहाँ पे कि लार्ज वॉल्यूम होता है 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर यहाँ पे प्रोसेस होता है और रिक्वायर्ड था। तो जो बायोरिएक्टर होता है ये एक वेसल होता है जिसपे कि रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकली कन्वर्ट करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में, इंडिविजुअल एंजाइम से होते हैं और एट्सेट्रा। माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल का यूज़ करके एक बायोरिएक्टर प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल कंडीशन जिससे कि हम लोग अचीव करते हैं डिज़ायरेबल प्रोडक्ट, और प्रोवाइड करता है ऑप्टिमम कंडीशन, ग्रोथ कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सब्सट्रेट, सॉल्ट, विटामिन और ऑक्सीजन। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर होता है वो होता है आपका स्टीयरिंग टाइप। तो आपका जो स्टर्ड टैंक होता है यूजुअली सिलिंड्रिकल होता है या फिर एक कर्व बेस के साथ होता है जिससे कि आपका रिएक्टर कंटेंट मिक्स होता है। और जो आपका स्टरर होता है फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पूरे के पूरे बायोरिएक्टर के थ्रू। और जो ऑल्टरनेटिवली आप एयर बबल कर सकते हैं रिएक्टर के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका एक पीएच सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है। तो फिर आपका एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फोम कंट्रोल सिस्टम है। फोम इसलिए होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करता है। टेम्परेचर कंट्रोल है, पीएच कंट्रोल सिस्टम है, और सैम्पलिंग पोर्ट होता है ताकि जो स्मॉल वॉल्यूम होता है कल्चर का उसको हम लोग पीरियोडिकली निकालें और हम लोग देखें कि कैसा बना है ना। जैसे ही आपका कंप्लीशन हो जाता है बायोसिंथेटिक स्टेज का, प्रोडक्ट को हम लोग को काफ़ी सीरीज के थ्रू ले जाया सकता है ताकि हम लोग उसको सेपरेट करते हैं और प्यूरीफाई करता है, जिसको कि हम लोग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। ये बेचने का जो भी चीज़ होता है वो, तो प्रोडक्ट को हम लोग को फॉर्मुलेट करना होता है प्रिजर्वेटिव के थ्रू, और इसकी वजह से ये क्लिनिकल ट्रायल में है जैसे कि ड्रग्स के लिए। और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होता है हर एक प्रोडक्ट के लिए। और जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट वैरी करता है प्रोडक्ट से प्रोडक्ट। तो थैंक यू, बाय बाय।